हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक नया अध्याय। पाठ का नाम है गिल्लू और ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है और ये संचयन से लिया गया है क्लास 9th। सो फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए शुरू करें। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही बच्चों एक पीले रंग का फूल होता है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद आ गई। अनायास होता है अचानक ही, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। हरितिमा होता है बच्चों हरियाली, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है। सघन होता है एकदम गहरा, बहुत घना। उसमें छिपकर ये बैठता था और मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लेकिन आज मैं उस यहाँ पर ये महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि सोन जूही का फूल खिला है और अचानक ही उस छोटे से जीव की याद आ जाती है जो कूदकर मेरे कंधे पर आ जाता था। उसकी आज मुझे खोज है। लघु प्राण का मतलब है छोटा जीव, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। जाने कौन स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो बच्चों ये जिसको याद कर रही है वो कह रही है मिट्टी में होकर मिल गया हो, यानी कि अब जिसके बारे में याद कर रही है छोटे से जीव को, वो अब यहाँ पर जीवित नहीं है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चौं चौं से छुआ छुओवल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआ छुओवल होता है चुपके से छुपकर छुप जाना फिर छूना। यह काक भूषंडी भी विचित्र पक्षी है। यहाँ काक भूषंडी कौवे को कहा गया है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। समादरित होता है विशेष आदर और अनादरित हो गया आदर का अभाव, तिरस्कार। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। मयूर होता बच्चों मोर। न हंस के रूप में आए न गरुड़ के रूप में आए। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ा। अवतीर्ण मीन्स है प्रकट होना पड़ा। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। यहाँ पर दीवार की संधि और गमले के बीच में संधि मतलब उन दोनों के बीच में जो स्पेस है। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और वह कौवे जैसे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, गिलहरी का बच्चा है जो गिर गया है और उसके ऊपर जो है कौवे जो है वो मंडरा रहे हैं उसको खाने के लिए। काक दो है, काक दो है मतलब दो कौवे कि चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। वो बहुत छोटा सा था, अगर वो कौवे दो बार भी उस पर मारते तो वो मर जाता। अतः वह निश्चेष सा गमले से चिपटा पड़ा रहा। इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए निश्चेष सा यानी कि बिना किसी हरकत के एकदम सन्न होकर। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उस हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आएगा कि उसको कैसे बचाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। यानी कितना छोटा था, उसके मुंह में उसने दूध की बूंदें टपकाई और दूध की बूंदें इधर उधर लुढ़क गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। आश्वस्त होता है बच्चों निश्चिंत होकर, यानी कि श्योर होकर। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक
का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। जातिवाचक संज्ञा बच्चों आप सबको पता है जातिवाचक होता है, जैसे यहाँ पर ये गिलहरी है, अगर गिलहरी बोलेंगे तो वो जातिवाचक हो जाएगा। व्यक्तिवाचक यानी कि उसको उसका प्रॉपर एक नाम दे दिया गया गिल्लू, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था कि वो क्या क्या एक्टिविटी करता रहता है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात यानी छोटा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते हुए देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार के भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया, मतलब तब से वो कंटिन्यू यही काम करता रहा। ये देखिए दिखा रखा है, ये उनके साथ बैठ के खाना खा रहा है। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों की झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। यानी कि और भी जो गिलहरियाँ थी ये उनको लीड करता था, उन पेड़ पर एक डाली से दूसरी डाली पर जाता था और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी और को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। यानी कि उसके पास और भी बहुत सारे जो कवित्री हैं, लेखिका हैं, उनके पास और भी बहुत सारे पशु पक्षी हैं, लेकिन कोई भी उनकी थाली में कभी नहीं कुछ खाता था उनसे लेकर। लेकिन गिल्लू इसमें अपवाद था, यानी कि रेयर केस था जो ये थाली से खाता था। मैं जैसे ही खाने के एक कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता है कि उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। यानी कि जब वो अस्वस्थ थी, बीमार थी और हॉस्पिटल में थी, तो गिल्लू ने पीछे से खाना ही नहीं खाया। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने रखकर
सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका होता है बच्चों सेविका। नाउ नेक्स्ट, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता होता है गर्मी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण, प्रभात होता है बच्चों अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का समय, प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी कि उसका अंत हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही है। मुझे उम्मीद है आपको सभी वर्ड्स समझ में आए होंगे, वर्ड मीनिंग भी, और एक कहानी भी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।